Hello students, so this is your physics teacher from Gyanology Hub, and today I'm very excited to start a new chapter, that is current electricity. Chapter number 3, current electricity, and talking about the unit, it's the second unit. First unit was electrostatic, which comprised of 2 chapters, and now the second unit comprised of only 1 chapter, that is current electricity. So without wasting any time, let's begin. Students, welcome to the Gyanology Hub, and now we are gonna start our chapter number 3, current electricity. तो फर्स्ट चैप्टर जो फर्स्ट यूनिट थी आपकी, उसका नाम ही था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है, और स्टैटिक्स का मतलब क्या है, रेस्ट. तो जब भी हम चार्ज की स्टडी करेंगे रेस्ट में, तो दैट वाज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. तो उस फर्स्ट यूनिट में हमने चार्ज के मूवमेंट की कोई भी बात इतनी नहीं की थी. अब ये जो हमारा चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब अब हम चार्ज की बात करेंगे जब वो चार्ज मूव करेगा, चाहे कोई भी चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज. ठीक है, तो फर्स्ट इसमें जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ व्हाट, इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करने से पहले मैं करंट की बात करना चाहूँगा. करंट क्या होता है? तो करंट क्या होता है, जब भी किसी भी चीज़ का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इलेक्ट्रॉन्स का या चार्ज का, किसी भी चीज़ का जब फ्लो होता है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसे हम नाम दे देते हैं करंट. ठीक है, तो किसी भी चीज़ का जब किसी एक डायरेक्शन में फ्लो होता है तो देन वी नेम इट एज करंट. जैसे अगर हम बात करें विंड करंट की, तो अगर विंड फ्लो करती है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, दैट इज़ नोन एज व्हाट, विंड करंट. जब वाटर फ्लो करता है किसी एक डायरेक्शन में, उसे हम बोल देते हैं वाटर करंट. तो ऐसे ही आपका इलेक्ट्रिक चार्ज जब फ्लो करेगा किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो देन वी विल नेम इट एज इलेक्ट्रिक करंट. क्लियर हो गया होगा आपको? तो करंट क्या है, किसी भी चीज़ का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो. और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट की, तो क्या हो जाएगा, चार्ज का किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो, दैट इज नोन एज व्हाट, इलेक्ट्रिक करंट. सो लेट्स सी द डेफिनेशन. द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट. तो जब भी इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होगा किसके थ्रू, कंडक्टर के थ्रू, तो हम कह देंगे कि ये क्या है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है. अब उसकी दूसरी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल टर्म्स में. तो इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग अक्रॉस दैट एरिया पर यूनिट टाइम. मतलब किसी एरिया के थ्रू, जैसे ये एरिया है, तो इस एरिया से कितना चार्ज बाहर आएगा पर यूनिट टाइम, दैट इज़ नोन एज व्हाट, इलेक्ट्रिक करंट. तो यहाँ से करंट का फॉर्मूला भी आ गया, I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी. ये फॉर्मूला आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी. तो ये क्या है, चार्ज पर यूनिट टाइम, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है कितने टाइम में, दैट इज नोन एज व्हाट, इलेक्ट्रिक करंट. ऐसा यूनिट भी होपफुली आप सभी को पता होगी. तो ऐसा यूनिट करंट की क्या है, एम्पियर. ठीक है, अब इस डायग्राम से क्या समझाना चाह रहा हूँ कि अगर ये फर्स्ट डायग्राम देखिए, इसमें क्या हो रहा है, कंडक्टर है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं रैंडमली मूव कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे हैं. क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगा हुआ है. इलेक्ट्रॉन्स किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में तभी फ्लो करेंगे जब उसे कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है वो हम आगे देखेंगे. अभी के लिए क्या है, हम सिंपली कंसिडर करते हैं कंडक्टर है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर स्कैटर मूव कर रहे हैं रैंडम डायरेक्शन में. ठीक है, तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से हम बता नहीं सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाएंगे. हम मान के चलेंगे कि एवरेज वैल्यू इसकी क्या होगी, ज़ीरो. तो ज़ीरो होगी तो इसके थ्रू करंट भी कितना होगा, ज़ीरो. ठीक है, क्यों? क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की डायरेक्शन में, कुछ इलेक्ट्रॉन्स नीचे की डायरेक्शन में. तो कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर रहे हैं, तो नेट करंट जो होगा यहाँ पर वो ज़ीरो होगा. उसके बाद जो है आपका ये सेकंड फिगर में देखिए, हमने क्या कर दिया, इसे एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, यानी कि हमने पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर दिया. अब देखिए क्या हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज, तो इसका ये जो एंड है ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज. और हमें पता है कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो कंडक्टर में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन पे चार्ज क्या होगा, नेगेटिव. तो वो नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किस डायरेक्शन में आने शुरू हो जाएंगे, इस एंड पे आने शुरू हो जाएंगे. और यहाँ देखो ये नेगेटिव है आपका टर्मिनल, तो ये एंड आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव. और इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज नेगेटिव, सेम चार्ज हो गया, इस पे भी नेगेटिव और इस टर्मिनल पे भी नेगेटिव. तो नेगेटिव नेगेटिव आपस में क्या करेंगे, रिपल करेंगे, तो वो इधर को जाएगा. तो अब हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो गई है, तो देन वी कैन से दैट करंट इज फ्लोइंग इन दिस
कंडक्टर। तो करंट का कॉन्सेप्ट क्या होगा क्लियर हो ही गया होगा जहाँ तक मुझे लगता है। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए अवेलेबल है, आप उसमें कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ कन्वेंशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कन्वेंशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक टर्म। कहीं पे ये टर्म्स आ जाती हैं तो इसके लिए जो है मैं आपको बता दे रहा हूँ, वैसे इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं है क्योंकि हम बेसिक्स की बात कर रहे हैं, तो आई विल टॉक अबाउट एवरीथिंग। तो कन्वेंशनल करंट क्या होता है और इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है। कन्वेंशनल करंट क्या होता है, किसी भी कंडक्टर के अंदर जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, तो उस डायरेक्शन में अगर हम करंट को कंसिडर करेंगे तो उसे हम बोलेंगे कन्वेंशनल करंट। तो मतलब एक करंट वो कौन से टर्मिनल से कौन से टर्मिनल पे जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। देखिए ये पॉजिटिव होगा तभी तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल हो रहा है, और इस डायरेक्शन में आ रहा है तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल होगा। तो एक करंट जो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेगा, ठीक है, सर्किट में, दैट इज नोन एज व्हाट, कन्वेंशनल करंट। सिंपली आप ये कह सकते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अगर करंट जा रहा है तो देन दैट इज कन्वेंशनल करंट। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं एक करंट जो किसकी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में, जिधर को पॉजिटिव चार्ज उधर कोई करंट है तो उस करंट को हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। सेकंड उसका अपोजिट हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या है, जब भी वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आएगा। यहाँ नेगेटिव टर्मिनल होगा तभी नेगेटिव नेगेटिव को रिपल कर रहा है और इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और ऐसे ही यहाँ पे पॉजिटिव होगा और यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है इसीलिए इधर को आ रहा है। तो जब भी हमारा करंट, हम एक करंट को कंसिडर कर रहे हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है, तो देन दैट करंट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक करंट। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन में फ्लो करेगा दैट इज नोन एज व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो ये टर्म्स भी आपको समझ आ गए होंगे, कहीं पे यूज़ होंगे। तो अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, इज इलेक्ट्रिक करंट अ स्केलर और अ वेक्टर क्वांटिटी। तो क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, क्या ये स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी। तो आप यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो हम यहाँ पे डायरेक्शन की बात कर रहे थे। तो जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी हो, मैग्नीट्यूड है ऑब्वियस है होगा उसके पास 5 एम्पियर 10 एम्पियर जो भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी है, तो इसका मतलब वो स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी। ऑब्वियस है कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया होगा, मैं क्या कह रहा हूँ, इलेक्ट्रिक करंट को कौन सी क्वांटिटी होना चाहिए था, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि इसमें देखो ये डायग्राम में भी समझ आ रहा है कि हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। 3 एम्पियर इधर आया, 4 एम्पियर इधर आया और 7 एम्पियर इस डायरेक्शन में गया। तो डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो ऑब्वियस है इसे क्या होना चाहिए था, वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन ऐसा नहीं है, ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो क्यों है वो स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स इज अ स्केलर, ठीक है। तो क्योंकि जब हम करंट को ऐड करते हैं तो वो कैसे ऐड करते हैं, उसका हम स्केलर एडिशन करते हैं, ना कि वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन क्या था, जिसमें हमारा क्या यूज़ होता था, हम वेक्टर एडिशन पैरेललोग्राम लॉ या फिर ट्रायंगल लॉ का यूज़ करते थे, और स्केलर एडिशन में हम सिंपली ऐड कर देते हैं। तो जब भी यहाँ देखो करंट 3 एम्पियर इधर आ रहा है इस जंक्शन पे और 4 एम्पियर इस जंक्शन पे इस डायरेक्शन में आ रहा है, और यहाँ से जंक्शन से जो निकलेगा वो क्या होगा, इन दोनों का सम होगा। 3 आया 4 आया, टोटल कितना हो गया 7, और 7 एम्पियर करंट इधर को निकल गया, ठीक है। तो एडिशन जो हो रहा है वो कैसा हो रहा है, स्केलर एडिशन हो रहा है, इसलिए हम करंट को कंसिडर करते हैं एज अ स्केलर क्वांटिटी इंस्टेड ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो करंट याद रखना हमेशा, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। होना चाहिए था इसे वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि डायरेक्शन है, बट क्योंकि इसका एडिशन हम कैसा करते हैं, स्केलर एडिशन करते हैं, तो इसलिए हम मान के चलते हैं कि करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हमें बात करनी है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। बहुत कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या फिर शॉर्ट में हम इसे कह देते हैं ईएमएफ। आपने सुना होगा ईएमएफ। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या है, पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं, इसका नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन ये किसी भी तरीके का कोई भी फोर्स नहीं है। क्या होता है आइए समझ लेते हैं, ठीक है। तो पहले एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं फिर समझेंगे। द ईएमएफ ऑफ अ सोर्स में बी डिफाइंड एज द वर्क डन by the source in taking a unit positive charge from lower to higher potential। EMF क्या है,
वो अमाउंट ऑफ वर्क डन है जो हमें वर्क करना पड़ेगा बाय अ सोर्स, हमें नहीं सॉरी सोर्स को वर्क करना पड़ेगा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लोअर से हायर पोटेंशियल पे ले जाने के लिए। अब क्या होता है समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं डेली लाइफ का। लेट अस सपोज एक टैंक है, ठीक है, उसे हमने वाटर के साथ फिल किया हुआ है। अभी हम इस टैंक को कंसिडर कर रहे हैं सिर्फ, तो ये एक टैंक है, उसे हमने वाटर के साथ फिल किया हुआ है। यहाँ पे हमने टैप लगाई, टैप को ऑन किया तो क्या हो जाएगा, वाटर इस डायरेक्शन में अपने आप आने लग जाएगा, मीन्स हायर से लोअर पोटेंशियल पे आ रहा है, तो ये लोअर पोटेंशियल पे आ जाएगा। अब वाटर क्या ये अपने आप ऊपर जा सकता है? नहीं जा सकता। तो लोअर पोटेंशियल से मुझे हायर पोटेंशियल पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक वाटर पंप लगाना पड़ेगा जो कुछ वर्क करेगा, ठीक है। फिर से देख लो इसी एग्जांपल को, एक टैंक लिया, वाटर से फिल किया, हायर एंड पे हमने इसे रख दिया है, तो टैप को जैसे ही ऑन करेंगे तो हमें कोई भी वर्क नहीं ऐसा करना पड़ेगा। एज सच क्या होगा, वाटर अपने आप ऑटोमेटिकली नीचे आने लग जाएगा क्योंकि वो हायर पोटेंशियल पे पड़ा था और लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा। अभी नीचे ये जो टैंक है ये पूरा फिल हो गया है, लेकिन अब मुझे इसे फिर से इस टैंक में लेके जाना है, तो क्या ये अपने आप आएगा पानी? नहीं आएगा ना। तो लोअर से हायर पोटेंशियल पे जब मुझे लेके जाना है तो एक वर्क करवाना पड़ेगा एक पंप लगाकर, ठीक है, तो मुझे वाटर पंप लगाना पड़ेगा। ऐसा ही अब हमारे सर्किट में होता है। देखिए क्या होता है हमें पूरे सर्किट को क्लोज करना है, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया है, देखो बैटरी के दोनों एंड्स में बहुत ज़्यादा गैप दिखाया है समझाने के लिए सिर्फ, ठीक है। तो ये पूरी क्या है, एक सेल या फिर बैटरी कह लीजिए, ये एक बैटरी है, ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल है एंड दिस इज़ व्हाट, नेगेटिव टर्मिनल। अब क्या होगा, अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, हालांकि हम कंडक्टर में सॉलिड्स में क्या बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की ही बात करते हैं, तो नेगेटिव चार्ज ही मूव करता है, लेकिन हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज आपस में क्या होगा, रिपल्शन होगा, और वो आराम से यहाँ से चले जाएगा। और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो आराम से वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से होता हुआ इस डायरेक्शन में होता हुआ और वो इस नेगेटिव टर्मिनल पे पहुँच जाएगा। अब अगर मुझे सर्किट क्लोज करना है तो वो पॉजिटिव चार्ज वापस यहाँ तक आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हमें, क्यों, क्योंकि हम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे हम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे आ रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन जब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे जाना था तो हमें क्या करना पड़ा, वाटर का पंप लगाना पड़ा। आप सेम यहीं पे देखते हैं, तो जब हम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे आए तो हमें कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ा एज सच। लेकिन अब परेशानी कहाँ पे आ रही है, जब मुझे इसे लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे लेके जाना है। क्यों परेशानी आ रही है, यहाँ पे चार्ज कौन सा पहुँच चुका है, पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ से ट्रैवल किया था और यहाँ पे पहुँच गया था पॉजिटिव था। अब पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन। तो क्या आसान होगा इसे यहाँ से इस डायरेक्शन में भेज पाना, बहुत मुश्किल। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है, जब वो इधर आएगा तो पॉजिटिव क्या होगा, रिपल्शन। तो ये पॉजिटिव प्लेट जो है वो इसे नहीं आने देगी। हमें एक ज़बरदस्ती वर्क करना पड़ेगा, मीन्स एक टाइप से कह लीजिए पंप ही लगाना पड़ेगा, और वो जो है इसे नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पर लेके जाएगा। तो जो मुझे वर्क करना पड़ेगा एक पॉजिटिव चार्ज को इस नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे ले जाने में, उस वर्क डन को ही हम क्या कहेंगे, ईएमएफ। क्लियर हो गई बात। जो वर्क हमें करना पड़ेगा एक पॉजिटिव चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे ले जाने में, दैट इज नोन एज व्हाट, ईएमएफ। अब नेक्स्ट जो है वो हमारा है ओम्स लॉ। आप सबने पढ़ रखा होगा क्लास 10th में, लेकिन एक बार फिर से हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। ओम्स लॉ जिसमें रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आता था, तो क्या होता है ओम्स लॉ, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its end provided the temperature and other physical conditions remain unchanged। तो करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, करंट भी सर्किट में उतना ही ज़्यादा। तो दिस करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब भी साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आता है। कहीं पर भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हमेशा एक कांस्टेंट आएगा। वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, कोई फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, या कोई कांस्टेंट 1 2 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर ओम्स लॉ में क्या होता है, जब आई करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी है, तो जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आता है आर, जिसे हम बोलते हैं
रेजिस्टेंस। इज दैट क्लियर? तो V इज इक्वल्स टू RI, यहाँ से आ गया, ये है हमारा ओम्स लॉ। रेजिस्टेंस की SI यूनिट होती है ओम, और इस ओम को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये जो इस टाइप से शो किया हुआ है, ठीक है, ये इसका सिंबल है। तो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्या V, और I क्या है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि करंट जो है वो पोटेंशियल पर डिपेंड कर रहा है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहाँ पे आएगा हमारा, एक्स एक्सिस पे, और डिपेंडेंट वेरिएबल वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारा V इंक्रीज़ हो रहा है, पोटेंशियल इंक्रीज़ हो रहा है, हमारा करंट भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसलिए इसका जो ग्राफ आता है वो कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन, और उसके साथ कुछ स्लोप बना रहा होता है, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है V और I का, मीन्स दिस इज द VI ग्राफ फॉर ओमिक कंडक्टर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, अब हमें वो देखना है। मान लेते हैं ये एक कंडक्टर है, ये उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, एंड दिस इज व्हाट इट्स लेंथ। ऐसे ही अगर मान लीजिए कोई सिलेंड्रिकल है तो उसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा A, एंड दिस इज लेंथ L। तो इस का जो रेजिस्टेंस है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, अब हम क्योंकि हमने एरिया और लेंथ की बात की है तो इन पे डिपेंड करेगा, ऑब्वियस है। तो देख लेते हैं कैसे डिपेंड करता है। अगर हमारी लेंथ इंक्रीज होती है तो हमारा रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो लेंथ इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। यहाँ से हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज हो रही है रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो रही है, यानी कि दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। और एरिया के केस में क्या होगा, अगर एरिया इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस जो है वो हमारा डिक्रीज हो जाएगा। मतलब इनके बीच में कैसा रिलेशन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। एक इंक्रीज हुआ तो दूसरा डिक्रीज हो जाएगा। तो यानी कि लेंथ हमारी अगर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, लेकिन एरिया अगर हमारा ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस हमारा कम हो जाएगा। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आ जाता है R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। अब ये फॉर्मूला कैसे आता है ये देख लेते हैं। तो मैंने अभी आपको बोला R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरी मैंने क्या बोला, R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया A। दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन करके लिख सकते हैं R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। और अभी मैंने बोला था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब भी साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। तो इस केस में वो कांस्टेंट हमारा क्या होता है, रो। ये जो साइन है हमारा इसे हम बोलते हैं रो, ठीक है। तो रो, और इस रो को हम क्या बोल देते हैं, रेजिस्टिविटी। R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A, जहाँ पर रो क्या है, रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी की जो SI यूनिट होती है दैट इज ओम मीटर। क्लियर? अब हम कुछ टर्म्स की बात करते हैं, उसके बाद हमारा ये वीडियो जो है कंप्लीट हो जाएगा, बेसिक्स कंप्लीट हो जाएगा। तो कौन कौन से टर्म्स की बात करनी है हमें, फर्स्ट टर्म इज करंट डेंसिटी, सेकंड इज कंडक्टेंस, एंड थर्ड वन इज कंडक्टिविटी। तो पहले हम बात करते हैं करंट डेंसिटी के बारे में। करंट डेंसिटी क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया हेल्ड नॉर्मल टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज एट दैट पॉइंट। तो करंट डेंसिटी क्या है, दिस इज़ द अमाउंट ऑफ करंट दैट इज़ फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। सिंपली आप समझो करंट डेंसिटी, इसे हम J से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया। कितना करंट फ्लो हो रहा है कितने एरिया से, और वो एरिया क्या होना चाहिए हमारा, परपेंडिकुलर होना चाहिए, करंट के परपेंडिकुलर होना चाहिए। हेल्ड नॉर्मल टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है ना, तो करंट के परपेंडिकुलर ये एरिया होना चाहिए। तो I की जगह हम Q अपॉन T भी लिख सकते हैं। अब हम यहाँ से डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या कह रही थी, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है पर सेकेंड और कितने एरिया के थ्रू, और वो एरिया कैसा होना चाहिए, यूनिट परपेंडिकुलर एरिया होना चाहिए आपका, ठीक है। तो जैसे ये डायग्राम है, आपका करंट की डायरेक्शन I शो कर रखी है, और ये आपका एरिया है, तो एरिया का जो नॉर्मल वेक्टर होगा दिस इज वेक्टर A। वेक्टर A क्या है, इस एरिया के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी उसमें जो एक वेक्टर होगा दैट इज नोन एज व्हाट, एरिया वेक्टर। तो करंट और एरिया वेक्टर दोनों आपस में कैसे होने चाहिए, पैरेलल, यानी कि ये एरिया
और करंट परपेंडिकुलर होने चाहिए, और ये जो एरिया वेक्टर है और करंट है ये आपस में पैरेलल होने चाहिए। अगर ये पैरेलल नहीं है, यानी कि एरिया इधर को है, करंट इस डायरेक्शन में है, तो हम एरिया का क्या करेंगे, कंपोनेंट ले लेंगे। तो लेट अस सपोज ये करंट के साथ ये एरिया वेक्टर जो है कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल। तो हम कौन सा कंपोनेंट लेंगे, ये वाला कंपोनेंट लेंगे, और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा हमारा, a cos थीटा। तो वही चीज़ यहाँ पे देखिए हो रही है, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू आई अपॉन ए। करंट अपॉन ए हमने कौन सा लिया है, जो उस करंट की डायरेक्शन में हमारा एरिया वेक्टर, दैट इज a cos थीटा। ए एन को a cos थीटा हमने लिख दिया। तो यहाँ से हमारा जो i की वैल्यू आ जाती है वो कितनी आ जाती है, a cos थीटा इधर आ जाएगा, तो i इज इक्वल टू जे ए cos थीटा। और ये जब भी ऐसा आ जाता है दो वेक्टर्स और साथ में cos थीटा, यानी कि क्या हो रहा है हमारा डॉट प्रोडक्ट, तो हमने लिख दिया j डॉट ए। तो i इज इक्वल टू j डॉट ए, यहाँ से आपका एक डॉट प्रोडक्ट आ जाता है। तो करंट क्या है, ये डॉट प्रोडक्ट है किसका, करंट डेंसिटी का और एरिया का। नेक्स्ट इज व्हाट, कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का अगर हम रेसिप्रोकल कर देंगे, अपॉन में कर देंगे, तो वो हमारा आ जाएगा कंडक्टेंस। ठीक है। तो रेजिस्टेंस वैसे होता क्या था हमारा, कि किसी भी सर्किट में जो करंट के फ्लो को अपोज करेगा, दैट इज नोन एज व्हाट, रेजिस्टेंस। जैसे अगर आप पढ़ाई करते हो घर पे, तो आपकी पढ़ाई को अपोज कौन करता है, आपका कभी कभी आपका मोबाइल फ़ोन अपोज करता है। वैसे तो अब आप इस वक्त पढ़ रहे हो, मोबाइल पे पढ़ रहे होगे, तो ये आपका फेवर कर रहा है, लेकिन जब आप गेम खेलते हो तो क्या करता है, वो आपका मोबाइल आपकी पढ़ाई को अपोज करता है। तो ऐसे ही कंडक्टर के अंदर भी एक प्रॉपर्टी होती है जो क्या करती है, करंट के फ्लो को अपोज करती है, उसे हम बोल देते हैं उस प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस। तो ये कंडक्टेंस क्या होता है, इस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। तो कंडक्टेंस को फिजिकली बात करें तो क्या होगी, वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से जो ये बताएगी कि कितनी आसानी से हमारा करंट फ्लो कर सकता है, दैट इज नोन एज व्हाट, कंडक्टेंस। रिप्रेजेंट करते हैं जी से, तो जी इज इक्वल टू 1/r। नेक्स्ट टर्म इज व्हाट, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी नाम से ही कुछ रिलेशन समझ आ रहा होगा। कंडक्टिविटी क्या है, ये रेसिप्रोकल है किसका, रेसिस्टिविटी का। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल, दैट इज नोन एज व्हाट, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 रेसिस्टिविटी। कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं साइन से, दिस इज नोन एज व्हाट, सिग्मा। तो सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो। तो जो रो की ऐसा यूनिट थी उसको अपॉन में कर देंगे तो हमें मिल जाएगी ऐसा यूनिट कंडक्टिविटी की। तो ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, पर ओम पर मीटर, क्योंकि रो यानी कि रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या थी, ओम मीटर। तो कंडक्टिविटी की क्या हो जाएगी, पर ओम पर मीटर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कुछ और कॉन्सेप्ट्स। तो तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू क्लास।